ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। कई बार बाजार देखिए ऐसा होता है कि आप लेवल्स देख देख के थक जाएंगे और सच में थकान फील होने लगती है। आज का बाजार कुछ ऐसा ही है, रेंज में ऐसा फंसा है शुरुआती गिरावट गंवाने के बाद कि कई बार लगता है कि अच्छा लेवल फ्रीज तो नहीं हो गए, कहीं अटक तो नहीं गया टर्मिनल आपका। निफ्टी 25 अंकों के हल्के से गेंस पर कारोबार कर रहा है और निफ्टी बैंक की बात करें तो 38-40 अंकों के आसपास की मजबूती वहां पर है। तो ये आज आलम है बाजार में एक दायरेबंद कारोबार का, लेकिन कुछ कुछ खबरें आ रही हैं, उन खबरों से आपको हम रूबरू करवा रहे हैं और जहां मौके बन रहे हैं ट्रेड को लेकर, वो मौके भी अपने एक्सपर्ट्स के माध्यम से समझने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। एक एक्सक्लूसिव खबर का रुख करते हैं और ये खबर है भारती एयरटेल को लेकर। दरअसल कंपनी ने यह कहा था कि उनका जो स्पेक्ट्रम का बकाया है उसको सरकार इक्विटी में बदल दे, तो होगा ये कि सरकार पहले इस प्रस्ताव की जांच कर सकती है। पूरी खबर समझते हैं, हमारे संवाददाता सुमित चतुर्वेदी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुमित, वोडाफोन में पहले से सरकार की हिस्सेदारी थी, बाकी फिर वोडाफोन ने कहा कि अच्छा हमारा बकाया है, आप उसको इक्विटी में कन्वर्ट कर लीजिए। शायद लगा कि ये रास्ता ठीक है, तो फिर ये ऑफर भारतीय एयरटेल ने भी कर दिया। बताइए सरकार क्या कह रही है अब? दूरसंचार विभाग किसी भी तरह से भारतीय एयरटेल के ड्यूज को इक्विटी कन्वर्ट करने के अभी कोई भी जल्दबाजी में फैसला नहीं लेना चाहता है। सूत्र बता रहे हैं कि सरकार इस पर पूरा विचार करेगी और कोई भी फैसला जल्दबाजी में नहीं लिया जाएगा। पिछले हफ्ते भारतीय एयरटेल ने दूरसंचार विभाग को कहा था कि 40,000 करोड़ के ड्यूज को इक्विटी में कन्वर्ट किया जाना चाहिए, ये जबकि वोडाफोन आइडिया के लिए भी ऐसा किया गया। हालांकि सरकार मानती है कि अगर कंपनियों के लिए ऐसा किया गया तो एक रास्ता खुलेगा जब कोई भी कंपनी अपने ड्यूज पे नहीं करना चाहेगी और उसको इक्विटी में कन्वर्ट करने की बात कहेगी। वोडाफोन आइडिया का भी जो इक्विटी है वो अभी इससे ज़्यादा नहीं किया जाएगा, क्योंकि अगर किया गया तो वो एक पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग बन जाएगी और सरकार चाहती है कि कंपनियां उन्हें ड्यूज पे करें और ना कि इस सबको इक्विटी में कन्वर्ट किया जाए। बात करें और रिलीफ की, तो स्पेक्ट्रम यूसेज चार्ज को लेकर भी रिलीफ मिल सकती है सरकार की तरफ से कंपनियों को। स्पेक्ट्रम यूसेज चार्ज की बात 3 से 4% AGR का होता है। सितंबर 2022 में सितंबर 2021 से पहले के ऑक्शन को पे छूट नहीं दी गई थी, स्पेक्ट्रम पे उसके बाद के लिए दी गई थी और अभी सूत्र बता रहे हैं कि ऐसा विचार किया जा रहा है कि उससे पहले के ड्यूज पे भी कुछ छूट दी जा सके। वोडाफोन आइडिया को इससे 5 से 6,000 करोड़ का मुनाफा हो सकता है, फायदा हो सकता है और भारतीय एयरटेल को भी कुछ हजार करोड़ का फायदा हो सकता है। इस जानकारी के लिए देखते हैं कि इस पर आधिकारिक कोई टिप्पणी कब आती है मैनेजमेंट की तरफ से या फिर सरकार की तरफ से। ये आंकड़े हैं कि बकाया कितना है टोटल AGR का, स्पेक्ट्रम का, और टोटल आंकड़े मिला के फिर ऊपर आपको आंकड़ा दिखेगा 93,000 करोड़ रुपए के आसपास का भारतीय एयरटेल का। भारतीय एयरटेल पर एक व्यू ले लेते हैं। आदित्य, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। भारतीय ने पैसे बना के दिए तो हैं, पिछले अगर हम 2 महीने देखेंगे तो करीब 15-16% ये शेयर चला है। कई बार इतना रिटर्न अगर साल भर मिल जाए तो अच्छा माना जाता है, ये तो 2 मिनट में दे दिए हैं भारतीय एयरटेल ने। क्या कंसोलिडेशन वाले फेज में आपको शेयर जाता हुआ दिख रहा है या फिर जो डिप्स आएंगे वो बाय का मौका होगा शेयर में? देखिए, स्टॉक में कंसोलिडेशन तो है अभिषेक जी, और बहुत शुक्रिया मुझे इनवाइट करने के लिए। स्टॉक में देखिए डिप तो है, एक कंसोलिडेशन है। मुझे लगता है कि जो इस स्टॉक ने गैप क्रिएट किया था, हो सकता है अपने गैप को टेस्ट कर सकता है, और तो उसी हिसाब से लेवल्स जो इसमें बन के आ रहे हैं वो आ रहे हैं 1790 से लेके 1770 के। तो इस लेवल को एक बार टेस्ट करें तो फिर से एक बार रीअसेस करना चाहिए। तो मुझे लगता है हाल फिलहाल एक डिप का इंतजार करें, वहां पे शायद एक बाइंग की अपॉर्चुनिटी बन सकती है। ठीक है, बाइंग की अपॉर्चुनिटी आगे बन सकती है। सेंट्रल ब्रोकिंग के नीलेश जैन भी हमारे साथ जुड़ गए हैं अपने कुछ बेहतरीन स्टॉक पिक्स के साथ। नीलेश जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। पहले आपके शेयर से शुरू कर लेते हैं, फिर तो इतने सारे शेयर, इतनी खबरें आपसे हम जानेंगे उस पर। आप बताइए आपने क्या स्टडी की है सर, और आपके हिसाब से कहां पैसे बनेंगे अभी बाजार में? वेरी गुड आफ्टरनून अभिषेक जी। देखिए, यहाँ पर खरीदारी पर फोकस है, जिस हिसाब से स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन हमें देखने को मिल रहा है लगातार। यहाँ पर खरीदारी के मौके रडार पर आ रहे हैं। तो सबसे पहले खरीदारी वाला स्टॉक रडार पे आया है वो है गुजरात गैस लिमिटेड, और इस पर्टिकुलर स्टॉक ने निचले स्तरों से काफी अच्छा रिबाउंड दिखाया है। एक लगातार सीरीज ऑफ हाइट एंड हैबिट ऑफ फॉर्मेशन बन रही है और आज एक काफी अच्छे वॉल्यूम के साथ यहाँ पे ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है, शॉर्ट कवरिंग भी हो रही है। तो गुजरात गैस लिमिटेड इस पर्टिकुलर काउंटर को लॉन्ग करने की सलाह होगी। 471 एंड 478 के टारगेट होंगे। पहला टारगेट 471 का होगा, दूसरा टारगेट 478 और 480 तक की भी अपसाइड यहाँ देखने को मिल सकती है। स्टॉप लॉस रखना होगा 457 का, 457 रुपए का स्टॉप लॉस रखना होगा।
और यहाँ पर खरीदारी करने की सलाह होगी गुजरात गैस लिमिटेड। इसके अलावा अल्टी स्पेस पर भी फोकस है क्योंकि काफी अच्छा मूव हमें आज के सेशन में निफ्टी आईटी इंडेक्स में देखने को मिल रहा है। नॉट ओनली लार्ज कैप बट ऑल्सो मिड कैप एंड स्मॉल कैप आईटीज अक्रॉस ऑल आईटी स्टॉक्स हमें खरीदारी देखने को मिल रही है। तो यहाँ पर टेक महिंद्रा हमारे रडार पर आया है। टेक महिंद्रा में निचले स्तरों से काफी अच्छा बॉटमिंग आउट ऑफ प्रोसेस हमें देखने को मिल रहा है यहाँ पर। तो यहाँ पे अंडरलाइन हमें 1550 तक की हो जाती हुई नजर आ रही है, इसीलिए इस मोमेंटम को प्ले करने के लिए कॉल ऑप्शन के जरिए खरीदारी करके चल सकते हैं। 1500 का कॉल ऑप्शन एट द मनी का कॉल ऑप्शन जो फिलहाल 48 से 50 रुपीज के रेंज में ट्रेड हो रहा है, इसे लॉन्ग करके चलने की सलाह होगी। इसका लॉट साइज 600 का है, इसलिए यहाँ पर अगर हम रिस्क देखें तो 42 का स्टॉप लॉस रखना होगा। 42 के स्टॉप लॉस से टेक महिंद्रा के 1500 के कॉल को लॉन्ग करने की सलाह होगी। पहला टारगेट 56 एंड दूसरा टारगेट 65 का होगा। 56 और 65 तक की अपसाइड हमें टेक महिंद्रा के 1500 कॉल में देखने को मिल सकती है। ओके, सो टेक महिंद्रा पर ये एक नजरिया बनता हुआ। नीलेश, हाय, गुड आफ्टरनून। आईटी सेक्टर में अच्छी खासी चाल और इसका जिक्र भी आप कर रहे हो। मिड कैप आईटी प्लेयर्स की अगर बात करें, पर्सिस्टेंट सिस्टम के स्टॉक प्राइस को देखें, अच्छे खासे एक्शन के बीच वहां पर कामकाज देखने को मिल रहा है। इसके अलावा भी छोटी मझौली आईटी कंपनियों में लार्जर आईटी प्लेयर्स के साथ साथ अच्छे खासे एक्शन के साथ कामकाज दिख रहा है। आपकी राय मिड कैप आईटी स्पेस पर क्या होगी? देखिए, खरीदारी की सलाह हमने दी है आईटी स्पेस में, और आईटी स्पेस हमें मोमेंटम के लिहाज से अच्छा नजर आ रहा है और हम इस पर करके चल रहे हैं कि यहाँ पर जो आज हमें मूव देखने को मिल रहा है वो यहाँ से कंटिन्यू होता हुआ नजर आ सकता है। तो यहाँ पर जिस हिसाब से परसिस्टेंट सिस्टम में हमें निचले स्तरों से एक काफी अच्छा मोमेंटम देखने को मिला है, ये मोमेंटम कैरी फॉरवर्ड होता हुआ नजर आ रहा है। 5600 से लेके 5750 तक की अपसाइड हमें परसिस्टेंट सिस्टम में देखने को मिल सकती है एंड 5280 के स्टॉप लॉस से यहाँ पर भी लॉन्ग पोजीशन बना के चल सकते हैं। इसके अलावा एलटीआई माइंट्री एक दूसरा काउंटर है आईटी स्पेस में से जहां पर हमें काफी अच्छा मोमेंटम आज देखने को मिल रहा है। यहाँ पर भी प्राइस एंड वॉल्यूम का ब्रेकआउट है। एक फॉलोअप मूव 4750 से 4800 तक की जोन में इस पर्टिकुलर काउंटर को ले जा सकता है। 4480 के स्टॉप लॉस से एलटीआई माइंट्री पे भी नजर रख के चल सकते हैं। परसिस्टेंट सिस्टम में अच्छी एक्शन के बीच कामकाज और या एक्शन और ज्यादा मजबूती की तरफ बढ़ता हुआ नजर आ सकता है। इसी के चलते स्टॉप लॉसेस मेंटेन करते हुए इन स्टॉक्स में पोजीशंस की मेंटेन की जा सकती है। अगर पोजीशन है उसे इंटैक्ट रखें, नई पोजीशन के लिए भी अपॉर्चुनिटीज डेवलप की जा सकती है। 3 बज गए हैं और आइए हमारे नेक्स्ट सेगमेंट मार्केट एट 3 का अब रुख करें। आनंद शुक्ला हमारे साथ जुड़ गए हैं 3 बजे बाजार में एक्सचेंजेस पर आई सारी की सारी खबरों का टेक लेकर। आनंद, गुड आफ्टरनून, बताइए। जी हाँ, जैसा कि अर्निंग सीजन चल रहा है तो सबसे पहले अंबुजा सीमेंट्स की बात कर लेते हैं, जहां पर आय में करीब 17% की बढ़ोतरी देखने को मिली है। लेकिन मुनाफे की बात करें तो मुनाफा करीब 52% गिरा है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे, जिसके चलते शेयर पर दबाव देखने को मिल रहा है। पीसीबीएल के नतीजों की बात करें तो आय में 4% की बढ़ोतरी देखने को मिली है। मुनाफा भी हल्का सा बढ़ा है, लेकिन एबिडा की बात करें तो एबिडा 7% गिरा है और एबिडा मार्जिन में भी गिरावट देखने को मिली है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे, जिसके चलते शेयर लाल निशान में कारोबार कर रहा है। एनबीसीसी पर भी एक खबर है जहां पर कंपनी को एनईईपीसी यानी कि नॉर्थ ईस्टर्न इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन से 131 करोड़ का ऑर्डर मिला है टाउनशिप प्रोजेक्ट के लिए, जिसके चलते शेयर में हल्की सी रिकवरी देखने को मिल रही है। आईजीएल पर एंटिक की ब्रोकरेज रिपोर्ट आई है जहां पर एंटिक ने बिकवाली की राय दी है और लक्ष्य रखा है 614 रुपए का। कंपनी के वॉल्यूम ग्रोथ जो है वो अनुमान से कम आया है और मार्जिन को लेकर अनिश्चितता बनी हुई है, जिसके चलते शेयर में ऊपरी स्तर से गिरावट देखने को मिल रही है। अंत में बात करें ग्लोबल अपडेट की, जहां पर ऐसा माना जा रहा है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जो है वो ऑटो कंपोनेंट्स पर जो टैरिफ लगता है उसमें राहत दे सकते हैं। कारों और ट्रकों में इस्तेमाल होने वाले जो कंपोनेंट्स हैं उसमें टैरिफ पर राहत मिलने की उम्मीद है, जिसके चलते आज ऑटो कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग जो कंपनियां हैं उस पर फोकस बना हुआ है। तो ये सारे वो 3 बजे के अपडेट है जहां पर आज एक्शन देखने को मिल रहा है।
ठीक है आनंद, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच ये सारी की सारी जानकारी देने के लिए। निफ्टी के अंदर देखिए बढ़त फिर से सारी गुम हो गई है, और जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में भी कहा था, ना चलेगा ना टूटेगा, बाजार फिलहाल रेंज में रहेगा। 200 पॉइंट ऊपर ही रेजिस्टेंस है और 200 पॉइंट नीचे ही सपोर्ट है, और आप सुबह से उसी लीनियर निफ्टी को देख पा रहे हैं जिसमें एक स्ट्रेट फॉरवर्ड लाइन खींची हुई है। बट एनी हाउ, कल M&M और SML Isuzu को लेकर एक बड़ी खबर आई थी। सेकेंड डे इन दोनों शेयर्स का हाल क्या है, क्योंकि SML Isuzu डीलिस्ट नहीं होगा, लिस्टिंग के तौर पर वो भी कामकाज करेगा। एक बार दोनों शेयर एक बार जरा दिखा दीजिए। M&M कल बढ़िया था, डील नेगोशिएटर अच्छा बना तो इसको कल तेज़ी थी। SML Isuzu डील नेगोशिएटर में थोड़ा लॉस दिखा रहा था। दिखाओ एक बार SML, लिखना आ जाएगा आपके पास, SML लिखो, स्वराज माजदा के नाम से कंपनी है वो, स्वराज माजदा लिमिटेड, SML। ठीक, चलो एनी हाउ छोड़ दो। तो अब वो भी कल 10% के आसपास टूटा। M&M पे एक बार आपका टेक आ रहे थे, एक बार आप इसको देखेंगे। कल तो अच्छा चला, आज वापस क्रैक है। बिल्कुल। जैसा आप बता रहे थे डिम्पी जी की ऑटो सेक्टर में एक हलचल मची हुई है, और खासकर अगर हम M&M की बात करें तो थोड़ा सा कल एक बाउंस आया, बट आज सेल ऑफ हो गया। बट मोस्टली कॉल राइटर्स यहाँ पे काफी हावी है। 29,070 पे काफी स्टॉक में सेलिंग देखने को मिली। मुझे लगता है कि यहाँ पे एक बेरिश या सेल ऑन राइज अप्रोच रखना चाहिए। और ऊपर के लेवल से 3,000 एक्चुअली एक इसके लिए काफी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस मार्क है। तो अभी फिलहाल बाइंग का अप्रोच नहीं बना है, बाइंग करनी है तो 3,000 को डिसाइसिवली क्लोज होने दे। तेजी के लिए ये रहेगी, और मंदी के लिए 3,000 एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस रहेगा, उसको पकड़ के यहाँ पे एक सेल ऑन राइज का अप्रोच बनाया जा सकता है। आदित्य, एक छोटा सा पॉइंट आपसे पता करना चाहता था। अगर ये 24,400 450 वाला रेजिस्टेंस एरिया टफ है तो कोई पुट लेके जा सकते हैं? मेरे पास दो ऑप्शन है, या तो मैं बिल्कुल ख़त्म ही कर दूं उस समय को और सस्ते पे चला जाऊं तो कल की एक्सपायरी की ले लूँगा। 30 तारीख कल डेरिवेटिव एक्सपायरी है निफ्टी की। अगर आपको लग रहा है नहीं कि इतना भी छोटा मत करो, थोड़ा हफ्ते भर का समय दे दो, तो फिर मैं अगले हफ्ते की भी पुट ले सकता हूँ। स्ट्राइक जो भी आपको डिसाइड करनी है आप डिसाइड करो। पहले तो ये बताना पुट लेना समझदारी है कि नहीं। मैं छोटे से स्विंग को प्ले करना चाहता हूँ। मेरा पहला टारगेट है 24,200, दूसरा है 24,000। प्रोबेबिलिटी कितनी हाई है? पीजी प्रोबेबिलिटी मोर देन एवरेज लगती है कि बाजार ने अभी हॉल्ट ले लिया है। 24,500 रेजिस्टेंस मान के एक हॉल्ट ले लिया है, तो थोड़ा करेक्ट साइडवेज टू करेक्शन वाला माहौल लगता है। विक्स भी बढ़ा है, तो मुझे लगता है कि बेयर्स की साइड प्रोबेबिलिटी थोड़ी ज्यादा लगती है। तो नेक्स्ट हफ्ते की एक एक्सपायरी की बेट ली जा सकती है 8 मई की। अभी निफ्टी चल रहा है 24,326 चल रहा है, तो 24,500 का पुट ले सकते हैं और 24,100 का पुट बाय कर सकते हैं। तो इसमें एक स्ट्रैटेजी बन जाएगी, मैक्सिमम लॉस और मैक्सिमम प्रॉफिट यहाँ पे निकल के आ जाएगा। बट ओवरऑल नजरिया इधर मंदी का रहेगा, और एक्सपेक्टेशन है कि 24,100 तक निफ्टी आ सकता है। मैं वैल्यूज अगर डाल लूंगा तो इधर मैक्सिमम लॉस और प्रॉफिट आ जाएगा, बट ये रणनीति यहाँ पे करी जा सकती है। 500 वाली पुट आप जो कह रहे हैं कि उस पर हमको थोड़ा फोकस करना है, चलो ठीक है। अगर आपको लग भी रहा है कि ऑप्शंस के अंदर अगर समय नहीं देना, मैं एज ए व्यूअर भी सोचूं, मेरे को लग रहा है कि ऑप्शंस के अंदर मैं समय नहीं भी दूं, तो मैं कम से कम इस चीज़ से बचा रहूं कि अभी मेरे को कोई बड़ा सौदा नहीं लेना है। देखो 17.5 का विक्स पे अभी एक खबर का अनफोल्ड होना बाकी है। खबर कुछ भी हो, कैसी भी हो, अनफोल्ड तो हो जाए, आपको और हमको पता तो लग जाए हो क्या रहा है। ठीक है, जब आप सरकार नहीं एक्शन ले रही तो आप एक्शन क्यों ले रहे हो ज़्यादा माल भरने का? अब अपना कम माल भर के बैठो सिस्टम में, जैसा मौका मिलेगा वैसे काम करना। मैं ना मंदी में हूँ ना मैं तेज़ी में हूँ। 10 चीज़ें ऐसी हैं जो रोकेंगे नहीं बाज़ार को, और 10 चीज़ें ऐसी हैं जो बढ़ने नहीं देंगी मार्केट्स को। इसलिए फ़िलहाल मैं वेट एंड वॉच वाली कंडीशन में हूँ। निरेशन, मेरे को एक चीज़ आपसे और पता करनी है, क्या IT वर्सेस बैंक कल के सेशन में हो सकता है क्या? क्योंकि आपने आज 2 शेयर IT के दिए मेरे को, एक दिया था आपने इन्फोसिस, दूसरा दिया था टेक महिंद्रा। मैं कन्विक्शन समझ सकता हूँ, तो बैंक को पीछे हटना होगा अगर IT को आगे चलना है, क्योंकि FIs ऑलरेडी 42% लॉन्ग है। तो ये हो सकता है कि मैं बैंकिंग में हल्की हल्की प्रॉफिट बुकिंग कर लूँ। दोनों दिखाओ, IT एंड बैंक एक साथ दिखाना स्क्रीन पर। नीलेश जैन।
बिल्कुल डिम्पी जी, देखिए सबसे पहले अगर आप निफ्टी आईटी इंडेक्स का स्ट्रक्चर देखें तो यहाँ पर गिरावट के बाद हमें रिवर्सल के इंडिकेशन मिल रहे हैं। निचले स्तर पर 32,000 के नीचे फिसल चुका था, वहां से हमने 36,000 तक का मुंह देखा है, तो ये मोमेंटम जो है वो पॉजिटिव साइड में है। और वहीं उसके विपरीत बैंक निफ्टी में देखें तो ऊपरी स्तरों से हमें प्रॉफिट टेकिंग देखने को मिल रही है। हम एक रैली ऑलरेडी देख चुके हैं, अब यहाँ पे थोड़ा सा एग्जॉशन जो हम कहते हैं वो हमें देखने को मिल रहा है बैंकिंग स्पेस से। और आज का अगर कैंडल अगर हम देखें तो लगभग ये शूटिंग स्टार सॉर्ट ऑफ कैंडलस्टिक फॉर्मेशन फॉर्म हो रहा है, जो एक बेरिश रिवर्सल पैटर्न है। अगर 55,500 के नीचे की क्लोजिंग होती है तो एक थोड़ी सी खराब क्लोजिंग मैं कहूंगा वो मानी जाएगी। और आरएसआई पर भी नजर डाले बैंकिंग में तो 72-75 के आसपास पहुंच चुका है, तो एक ओवरबॉट है बैंक निफ्टी और ओवरसोल्ड टेरिटरी से रिवर्सल दिखा रहा है निफ्टी आईटी। तो आईटी लॉन्ग बैंक शॉर्ट ये एक पेयर ट्रेड काइंड ऑफ ट्रेड हमें कल के सेशन में देखने को मिल सकता है। तो आईटी में हम मोमेंटम को कंटिन्यू होता हुआ देख रहे हैं और बैंक में फिलहाल एक पॉज आता हुआ देख रहे हैं। आईटी का कोई ऐसा बड़ा शेयर नहीं जिसके पास 1% से ज़्यादा का गेन ना हो, और बैंक का कोई ऐसा बड़ा शेयर नहीं है जिसके पास 1% से ज़्यादा गेन हो। ऐसा कोई भी शेयर नहीं आपको दिखेगा बड़े शेयरों में से। तो ये डाइवर्जेंस क्लियरली दिख रहा है और आप कई बार फील भी कर चुके हैं मार्केट्स के अंदर। मैं ख़राब नहीं हूँ, मैं आपको सिर्फ एक ही पॉइंट नोटिस करवा रहा हूँ कि 100 रुपये ही होता है। कभी इस बच्चे को देते हो आप पैसे तो कभी उस बच्चे को देते हो पैसे। पैसे वही हैं सिस्टम में जो घूम रहे होते हैं। एनीहाउ, मैं एक और खबर जो आज या कल 2 दिन काफ़ी सुर्खियों में रही वो था रिलायंस इंडस्ट्रीज़। उसका नतीजा है, नतीजों में करीब 8% की तेज़ी दिखी शेयर्स में। उसके बाद वजह क्या थी, ऐसा क्या हो गया था नंबर्स में, बताने के लिए मेरे सहयोगी शरद मिर्जा जुड़ रहे हैं। शरद, जरा बताएं ऐसा क्या हुआ था रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के अंदर कि जो 6 महीने में नहीं चला वो 2 दिन में चल गया। बिल्कुल, रिलायंस जो है पहली बार जो है 1400 के पार हुई और ये जो है आपको लास्ट टाइम ये आंकड़ा दिखा था 9 अक्टूबर 2024 को। अब इंटरेस्टिंगली बता दें कि नतीजे और अच्छे ब्रोकिंग हाउस के रिपोर्ट से पिछले 2 दिन में स्टॉक में 8% की तेज़ी आई है और ओवरऑल कंज्यूमर फेसिंग बिजनेसेस ने जो है बहुत अच्छी परफॉर्मेंस की थी। जब मैं कंज्यूमर बिजनेस फेसिंग बात करूं तो यहाँ पे ऑफकोर्स उनके जियो की बिज़नेस आती है और इसके अलावा इम्पॉर्टेंटली रिटेल बिजनेस यहाँ पे भी जो है एबिडा जो है ओवरऑल एनालिस्ट एस्टिमेट से बेटर देखने मिला है। कोटक इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज़ ने 6 मार्च को 1400 रुपये का टारगेट दिया था और वो टारगेट अभी हासिल हो चुका है और अप्रैल के निचले स्तर से देखा जाए तो स्टॉक 20% भाजा हुआ। याद रखिए एक इम्पॉर्टेंट लेवल्स पे भी आ चुका है रिलायंस का स्टॉक और फोर्थ क्वार्टर और मुनाफा का जो अनुमान था वो बेहतर देखने मिला था। हालांकि मार्जिन्स ओवरऑल उनके लेगेसी बिजनेस में जिसको ऑयल टू केमिकल या ऑयल टू गैस कहते हैं वहाँ पे प्रेशर आए थे तो उसके कारण मार्जिन्स में गिरावट आया था। अब फॉरेन हाउस ब्रोकिंग्स के क्या क्या जो है रिपोर्ट्स आ रहे हैं और यहाँ पे इनकी क्या राय है और लक्ष्य क्या ये मैं आपको बताता हूँ। नुवामा में खरीदारी की राय है 1708 का लक्ष्य है। जेफरीज में भी खरीदारी की जो है राय है 1660 का टारगेट प्राइस है। CLA से आउट परफॉर्म है। नोमुरा की भी जो है खरीदारी की राय है। ओवरवेट में मॉर्गन स्टैनली और JP मॉर्गन है जहाँ पे इनके जो टारगेट प्राइस है 1530 और 1606 पे आता है। मोतीलाल ओसवाल पे 1515 है और मैक्वारी का भी आउट परफॉर्म रेटिंग है 1500 का लक्ष्य दिया है। तो यहाँ से भी जो है आप कह सकते हैं 1500 से 1700 तक का जो है टारगेट्स फॉरेन ब्रोकिंग हाउस और डोमेस्टिक ब्रोकिंग हाउस मिलके अभी दे रहे हैं। यानी कि अभी भी जो है आप कह सकते हैं एक अपसाइड पोटेंशियल है 15 से लेके 20% तक का। और याद रखिए रिलायंस का वेट जो है निफ्टी में कंट्रीब्यूशन हैवी है। निफ्टी बैंक हमने देखा रिसेंटली अपने लाइफ टाइम हाइस को टच किया। निफ्टी में भी अच्छी सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन आ रही है रिलायंस की। तो आगे जाते हुए अगर रिलायंस में और ज़्यादा एनर्जी देखने मिलता है खास करके उनके AGM तक जहाँ पे इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट्स आ सकते हैं नए बिजनेस को लेके। और हाल ही में जो है प्रमोटर फैमिली में जो है एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर में जो है अनंत अंबानी को भी शामिल किया जाता कंपनी में, तो इसके कारण जो है बहुत बज़ क्रिएट हो रही है और खास करके वैल्यू अनलॉकिंग क्या होने वाली है रिलायंस के आगे जाते हुए। जो जियो का IPO कब आएगा या रिटेल सेगमेंट पे जो है आप कह सकते हैं IPO कब आएगा, तो उस पर भी जो है बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट्स AGM की तरफ आ सकते हैं। तो AGM तक रिलायंस को ज़रूर देखिएगा उसके इंपॉर्टेंट लेवल्स को। और अब जो है आज करंटली 1400 लेवल्स के ऊपर रिलायंस बैठा है। ठीक है शरद, बहुत शुक्रिया जानकारी सारी देने के लिए। 2 चीज़ें आपकी साफ साफ समझ में आ रही हैं। एक तो कोई भी ब्रोकिंग हाउसेस की रिपोर्ट ऐसी नहीं है जो इसको 1500 प्लस ना कह रही हो, ये तो है पहला पॉइंट समग्रता में आप जाने तो।
दूसरा पॉइंट, इसके अंदर वही सारी स्टोरी अनलॉकिंग की छुपी हुई है कि ये कैसे अनलॉक होगा, इसमें रिटेल, जियो, ये सब अलग अलग कैसे होंगे। कुल मिला के माजरा यहीं आके रोक रहा है वापस से। तो हर नंबर्स पे इसकी अनलॉकिंग की बात फिर से छिड़ती है और इस बार भी छिड़ी है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक के बाद आदित्य अरोड़ा, नीलेश चंद दोनों मेरे साथ बने रहेंगे, कुछ और चर्चा करेंगे। BTST STBT होंगे और साथ ही कुछ एक मिनटों में गोल्ड का महाकुंभ वो भी शुरू होने जा रहा है। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। 10 मिनट रह गए हैं बाजार को बंद होने में और थोड़ी सी कमजोरी बढ़ी है निफ्टी बैंक में। 100 अंक नीचे है, सपाट कारोबार हो रहा था, हल्की सी गिरावट उसमें बढ़ी है। कुछ शेयरों की चर्चा करेंगे, लेकिन ट्रेंड के नतीजे आ गए हैं आपके स्क्रीन पर और आय 26% बढ़ी है, 4016 करोड़ रुपए आय का फिगर अच्छा है। अब मुनाफा हालांकि गिरा है, लेकिन जो अनुमान था उससे बेहतर आंकड़े कंपनी ने रिपोर्ट किए हैं। तो मतलब इस तरह से अगर आप देखेंगे तो नतीजे आपको ठीक लगेंगे और इसी के चलते हम देख रहे हैं कि ट्रेंड में एक तेज स्पाइक आया है। 5350 रुपए के ऊपर जाकर अभी शेयर कारोबार कर रहा है, 3% के आसपास की शानदार तेजी। बाकी आंकड़े बताएंगे, उसके पहले जरा एक बार व्यू ले लेते हैं शेयर पर। आदित्य, ट्रेंड जरा चेक कीजिए, कोई ट्रेड आपके हिसाब से ट्रेंड में? बिल्कुल, अगर आप ट्रेंड के चार्ट स्टडी करें तो यहाँ पे एक अच्छी दमदार तेजी है। तो यहाँ पे एक बुलिश व्यू बनेगा 5400 पे, इसको बाय कर सकते हैं। स्टॉप लॉस लगाना चाहिए 5200 का और टारगेट रहेंगे इसमें 5600 से लेके 5650 के। 200 का स्टॉप लॉस, 5650 के टारगेट होंगे। और ये आंकड़े आपके देखिए स्क्रीन पर। मुनाफा 650 करोड़ रुपए से घटकर 350 करोड़ रुपए के आसपास आ गया है, लेकिन अनुमान था 303 करोड़ रुपए का हमारा, तो उससे तो बेहतर है ये। और आय देखिए बढ़ी है, 3187 करोड़ रुपए से बढ़ के 4000 करोड़ रुपए के पार निकल गई है। मार्जिन के फ्रंट पर भी प्रदर्शन ठीक है, 15% से बढ़कर 16% हो गई मार्जिन। आशंका यही थी कि क्या मार्जिन डिप करेगा और इस फ्रंट पे अच्छे नतीजे। और देखिए शेयर की तेजी लगातार बढ़ रही है, अब 4% ऊपर ये शेयर आपको कारोबार करता हुआ दिखाई देगा। ठीक है, निफ्टी बैंक में जो गिरावट आई है तो एक शेयर जरा चर्चा कर लेते हैं। नीलेश जी, आप जरा SBI का शेयर देखिए। इंट्राडे में जहां पर शेयर था ये 20 रुपए की गिरावट आ चुकी है, 810 रुपए का भाव है। इस गिरावट का इस्तेमाल क्या कॉन्ट्रा बाइंग के लिए करनी है या फिर अब आपको लगता है कि नहीं निफ्टी बैंक थोड़ा कंसोलिडेट करेगा तो अभी कॉन्ट्रा बाइंग छोड़ देना चाहिए? अभिषेक जी, बैंकिंग स्पेस में जैसे कि कुछ समय पहले मैंने शेयर किया कि आउटलुक थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग का नजर आ रहा है। ये प्रॉफिट बुकिंग कंटिन्यू हो सकती है, बट ये एक अच्छे लेवल्स हो सकते हैं। अगर SBI यहाँ से थोड़ा और डिप करता है, 805 और 800 की जोन में जाता है, तब यहाँ पे स्टॉक स्पेसिफिक लॉन्ग पोजीशन बनाई जा सकती है। SBI हमारी रडार पर है, थोड़ा सा पोजीशन लिहाज से हम इस पर्टिकुलर स्टॉक में 840 से 850 तक की अपसाइड देख रहे हैं। 780 के स्टॉप लॉस से बाय एंड डिप की रणनीति अपनाने की सलाह होगी, बट बेहतर होगा कि 800 के आसपास खरीदें, क्योंकि फिलहाल के लिए इमीडिएट बेसिस में हमें बैंकिंग स्पेस में थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग कंटिन्यू होती नजर आ रही है। ओके, ठीक है। खैर, इस बीच कल किसके नंबर्स आने वाले हैं, एक बार ज़रा उस पर भी आप नज़र डाल लीजिए और एक बार हम वो शीट की शीट पूरी की पूरी आपके स्क्रीन पर भी ले आते हैं। आप चाहे तो फोटो खींचना है वो भी देख सकते हैं आप। अर्निंग्स जिसके कल आने हैं वो आपकी स्क्रीन पर आ रहे हैं। एक्साइड इंडस्ट्रीज़ के, इंडस टावर के, फेडरल बैंक के नंबर्स थोड़े ठीक आ सकते हैं। IOC के नंबर्स पे भी ध्यान देना, क्योंकि इसके जो पीयर्स हैं उन सबके नंबर्स अमूमन ठीक आ रहे हैं। ठीक है, फेडरल बैंक एक बार ज़रा स्क्रीन पे रखना और साथ ही IOC भी। आदित्य, दोनों शेयर्स को एक बार चेक कर लोगे, फेडरल बैंक और IOC? बिल्कुल, देखिए आज बैंकिंग स्पेस में गिरावट देखने को मिली है, ऊपर से प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली है, बट ये स्टॉक काफी स्टेबल है। तो इसके चलते इसमें एक लेवल बेस्ड अप्रोच फॉलो करेंगे। 205 इसका एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल है, इसको बाय कर सकते हैं। 206 अगर आता है तो उस लेवल पे इसको बाय कर सकते हैं। स्टॉप लॉस रहेगा इसमें 199 का और टारगेट रहेंगे इसमें 213 से लेके 220 के। ठीक है, तो और चलिए। फेडरल बैंक बोला आपने, दूसरा कौन सा स्टॉक बोला? जी आदित्य, IOC पर राय चाहिए थी। बिल्कुल, IOC देखे तो इसका चार्ट स्ट्रक्चर नेगेटिव है। यहाँ पे एक बेरिश व्यू फॉर्म करके चल सकते हैं, सेल का नजरिया रख सकते हैं 135.64 में। स्टॉप लॉस रहेगा 140 का और टारगेट रहेंगे 130 के।
ये एक राय मिलती हुई आईओसी पर, और इस बीच वाटरफोर्ड ट्रेंड के नंबर्स भी आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं। मुनाफे में कटौती 46-47% तक की 350 करोड़ का मुनाफा कंपनी ने सालाना आधार पर पोस्ट किया है। कामकाजी मुनाफे में करीब 37% की बढ़ोतरी देखने को मिली है। कंपनी की आय में इजाफा 3187 करोड़ से 4106 करोड़ पर कंपनी के रेवेन्यूज जो है वो पोस्ट होते हुए नजर आए, और मार्जिन में बढ़ोतरी 15% से मार्जिन जो है वो 16% पर जाते हुए दिखे। 5 रुपए प्रति शेयर के डिविडेंड का भी ऐलान कंपनी ने किया है। नतीजों के साथ साथ हम देख रहे हैं स्टॉक में मूवमेंट टुवर्ड्स पॉजिटिव साइड, करीब 4-4.5% की तेजी के साथ यहाँ पर ट्रेड्स रिफ्लेक्ट होते हुए नजर आ रहे हैं। ऑन द फेस ऑफ इट नतीजे ठीक ठाक है, और इसी के चलते आप देखेंगे मार्जिन में भी बढ़त देखने को मिली है। कंपनी की आय में इजाफा, हालांकि मुनाफे में गिरावट है, इस पर नजर जरूर रखनी होगी, लेकिन ट्रेंड अनुमान के हिसाब से तो देखा जाए तो पॉजिटिव सेट कहा जाएगा, क्योंकि अनुमान काफी म्यूटेड सेट ऑफ नंबर्स के थे, और अब आय और साथ ही मार्जिन में इजाफा देखने को मिला है। लेकिन इस बीच कल के इंपॉर्टेंट ट्रिगर्स भी आपको बता देते हैं। देखिए, कल अक्षय तृतीया का त्योहार है, ये उपलक्ष्य है, और इसी से ठीक पहले गोल्ड महाकुंभ अब चंद मिनटों में आपके लिए हम पेश करने जा रहे हैं। ग्लोबल मार्केट सेटअप में काफी इकोनॉमिक इंडिकेटिव एक्शन है। चाइना ऑफिशियल पीएमआई के डेटा आते दिखेंगे, जापान के इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के डेटा नजर आएंगे, रिटेल सेल्स के डेटा भी देखने को मिलेंगे। इसके अलावा ग्लोबल अर्निंग्स, जैसे भारतीय बाजार में नतीजों का सिलसिला चला है, ग्लोबल मार्केट में भी रिजल्ट सीजन है। मेटा, माइक्रोसॉफ्ट, टोटल एनर्जी, ये सारे के सारे नंबर्स रिजल्ट्स आने वाले हैं कल के सत्र में, तो ग्लोबल बाजार पर ये सारे नतीजों का फोकस रहेगा। भारतीय बाजार में काफ़ी सारी कंपनियां हैं जिसके नंबर्स आएंगे, लेकिन कैश स्पेस की कंपनियां हैं जिसके नतीजे आते हुए। निफ्टी की कोई कंपनी के नंबर कल नहीं आने वाले हैं। अदर कैटेगरी की अगर बात करें, उज्जीवन स्मॉल फाइनेंशियल बैंक, एक्साइड इंडस्ट्रीज, साथ ही मास फाइनेंशियल, अजंता फार्मा, फिनिक्स मिल्स, वरुण बेवरेजेस, ये सारी की सारी कंपनियों के नतीजे कल आएंगे। सो निफ्टी को छोड़ दीजिए, उसके अलावा कई सारे नंबर्स कैश सेगमेंट में आने वाले हैं जिस पर नजर रखनी होगी। बाजार क्लोजिंग की तरफ बढ़ता हुआ, और आज का सेशन जो है 2 हिस्सों में बांटने लायक सेशन था। शुरुआत ठीक ठाक होती हुई दिखी, लेकिन उसके बाद दिन भर सीमित दायरे में बाजार ने ट्रेड कर दिखाया। एट द लास्ट आवर ऑफ ट्रेड 24,324 के लेवल्स पर निफ्टी में हम देख रहे हैं करीब 30 अंकों की मजबूती थी, वो मजबूती के गेंस भी फ्रिजल आउट होते हुए नजर आया। निफ्टी के मुकाबले बैंक निफ्टी में ऊपरी स्तर से बिकवाली ज्यादा हावी होती रही। बैंक्स एंड फाइनेंशियल्स, इनफैक्ट ये एकमात्र स्पेस था बैंक्स फाइनेंशियल्स जो कि बाजार को संभालने का काम कर रहा था, और उसके साथ आईटी सेक्टर, ये 2 ही सेक्टर्स थे जहां पर हमने देखा कि कुछ हद तक मोमेंटम बिल्टअप होता हुआ, लेकिन बाजार क्लोज होते अब सिर्फ आईटी क्षेत्र बच गया है जहां से मोमेंटम या मजबूती है। बैंक्स फाइनेंशियल्स भी लाल निशान में तब्दील होते हुए इस वक्त नजर आ रहे हैं। इस बीच रिलायंस की तेजी लगातार दूसरे दिन जारी रही। वहां पर एक्शन जो कल के सेशन में नतीजों के ठीक बाद, फ्राइडे सेशन आफ्टर मार्केट क्लोज नंबर्स आए थे, नंबर्स के ठीक बाद जो कई महीनों से नहीं चला, अक्टूबर में जो लेवल्स देखने को मिले थे रिलायंस के, वो लेवल्स कल से लेकर आज तक में दिख चुके हैं। महज 2 ट्रेडिंग सेशन में करीब 8% की मजबूती पर यह स्टॉक ट्रेड करता, और आज के सत्र में 2-2.5% के गेन्स के साथ स्टॉक में क्लोजिंग होती हुई नजर आएगी। आईटी क्षेत्र के लार्जर प्लेयर्स हो चाहे मिड कैप आईटी कंपनियां हो, अच्छी खासे एक्शन के बीच कामकाज करते हुए टेक महिंद्रा, परसिस्टेंट, कोफोर्ज, HCL टेक्नोलॉजीज, इन्फोसिस, TCS, ये सारे के सारे स्टॉक्स में बढ़िया मजबूती के साथ आज ट्रेड्स क्लोज होते हुए। सो आईटी सेक्टर, बैंक्स फाइनेंशियल्स, कुछ हद तक बैंक्स फाइनेंशियल्स और डिफेंस क्षेत्र, इस क्षेत्र पर बातचीत जरूर हुई आज दिन भर, और इनफैक्ट 2 ट्रेडिंग सेशन से डिफेंस स्टॉक्स में हम देख रहे हैं बढ़िया एक्शन, चाहे डिफेंस हो या शिप बिल्डिंग स्पेस हो, BEL, HAL, BDL, गार्डन रीच, कोचिन शिपयार्ड, ये सारे स्टॉक्स जो हैं करीब 8%, 9%, 10%, 12% तक की तेजी भी देख चुके हैं। लगातार 2 ट्रेडिंग सेशन की तेजी है, ये तेजी जो है आज भी बरकरार होती हुई नजर आ रही है। PNB हाउसिंग फाइनेंस, मजबूत नतीजों का जोश था जो कि स्टॉक में देखने को मिला। उसके ठीक बाद आज सुबह हमारे फोकस रेडार पर भी था। नेट इंटरेस्ट मार्जिन में अच्छी ग्रोथ, NPAs में कमी आना, ये सब कुछ सपोर्ट दे गया PNB हाउसिंग को। करीब 5% की तेजी के साथ ये स्टॉक भी ट्रेड्स क्लोज करते वक्त 1032 के स्तरों पर अच्छी मजबूती पर
क्लोज होता नजर आ रहा है। 1200 एडवांसेस के सामने करीब 1453 डिक्लाइंस, यानी कि डिक्लाइंस का पलड़ा भारी है, यूं कह सकते हैं बटा बटा सा कामकाज। 50-50 1200 एडवांसेस, उसके सामने 1500 डिक्लाइंस यहां पर देखने को मिले हैं। बाजार की क्लोजिंग आपके स्क्रीन पर इस वक्त आप देख रहे हैं और 80,246 के स्तर पर हल्का सहारा निशान सेंसेक्स में। निफ्टी 24,328 के लेवल्स पर फ्रीज होता हुआ, वही बैंक निफ्टी में करीब 131 अंकों की बिकवाली 55,300 के लेवल्स पर क्लोजिंग यहां पर देखने को मिली है। वॉलेटाइल सेशन कहा जाएगा। निफ्टी आईटी को अगर छोड़ दीजिएगा, मेटल, ऑटो, बैंक्स, फाइनेंशियल्स, फार्मा, हेल्थ केयर, डायग्नोस्टिक, हर तरफ हमने देखा बिकवाली हावी होती रही और इसी के चलते दिन भर काफी वॉलेटाइल मूव्स, अपॉर्चुनिटी बाजार आपको जरूर दे रहा था, लेकिन साथ साथ फ्लैट कामकाज भी दिन भर देखने को मिला। क्लोजिंग भी कुछ हद तक कह सकते हैं कि फ्लैट ही होती हुई नजर आई। बैंक निफ्टी में बिकवाली, निफ्टी और सेंसेक्स अपने आप को संभालने की पूरी जद्दोजहद करते हुए। ब्रॉडर मार्केट्स में जहां हम बेंचमार्क्स में ही इतनी वॉलेटिलिटी देखते हैं, तो ब्रॉडर मार्केट्स में तो एहतियात बरतनी, कॉशियस अप्रोच रखना बिल्कुल लाजमी हो जाता है। चलिए क्लोजिंग कॉल को हम यहीं समेटने जा रहे हैं। हमारे टेक्निकल एक्सपर्ट्स का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, सवालों के जवाब देने के लिए और क्लोजिंग कॉल में हमारे साथ अपनी राय रखने के लिए। आदित्य और नीलेश, आपका शुक्रिया। हैव अ नाइस डे टू यू। क्लोजिंग कॉल को यहीं समेटने जा रहे हैं, लेकिन वक्त हो चला है गोल्ड महाकुंभ का। ईटी नाउ स्वदेश पर आज फिर लगेगा गोल्ड महाकुंभ और शाम 3:30 बजे, यानी कि बस अब यहां से चंद मिनटों में, यूं कहें कि इस शो के तुरंत बाद निवेश को लेकर गोल्ड मार्केट में क्या कुछ इस वक्त अट्रैक्टिव नजर आ रहा है, सब कुछ आपके लिए लेकर आएंगे। आप बने रहें ईटी नाउ स्वदेश के साथ। नमस्कार।